जी, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का अगला लेक्चर जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। अगर आप इसको डेली लाइफ की एग्जांपल से रिलेट करें तो आपके लिए ये मैं कहती हूँ 1 सेकंड में आप इसे सीख जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अगर आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट का बनना या प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट का बनना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब अगर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट आपके पास रिएक्शन का फास्ट होगा। अगर आपके पास रिएक्टेंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। यही आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। अगर आपके घर गेस्ट आ गए हैं, आपके घर में चीनी, फॉर एग्जांपल जो गेस्ट है वो आपके पास 4 है और आपने जो घर में आपकी चीज़ें हैं रिएक्टेंट है वो कम है, आपके पास चीनी पत्ती दूध आपके पास कम है। अब अगर आपके पास ये चीज़ें कम है तो मुश्किल से आपके पास 4 कप चाय बनेगी, यानी रिएक्टेंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। आपके पास रिएक्टेंट कम है तो बहुत कम प्रोडक्ट और बहुत कम प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर चीज़ अवेलेबल है प्रॉपर क्वांटिटी में, आप यूज़ कर सकते हो, तो पूरा आप 10-15 लोगों के लिए भी आप चाय बना सकते हो। तो यही आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन पे आ जाए। एक्टिव मास का यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा लॉ ऑफ एक्शन मास एक्शन में। अब एक्टिव मास किसे कहते हैं? एक्टिव मास जब कंसंट्रेशन का वर्ड नहीं आया था, कंसंट्रेशन का वर्ड केमिस्ट्री में नहीं आया था, उस टाइम हम कंसंट्रेशन की जगह जो यूज़ करते थे वो था एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब ये है, आपके एक्टिव मासेस का मतलब है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इसको यूज़ करते हैं मिकदार, क्वांटिटी के सेंस में। लेकिन केमिस्ट्री है क्योंकि तो अलग ही थोड़ी सी डेफिनेशन होगी। तो केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो, लीटर में भी ले सकते हो, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको कहा जाता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में या जो भी जितने भी डेसीमीटर क्यूब हैं उसमें आपके पास जो मोल्स हैं उनको कहा जाता है कंसंट्रेशन। अब देखिए इसी डेफिनेशन को पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 2 होते हैं। यही रिएक्शन है आपके पास A प्लस B बनाता है C प्लस D, A प्लस B बनाता है C प्लस D। अब मैंने पहले भी आपको बताया था ए बी का आपस में मिलना और इससे सी डी का बनना, ये कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी ए बी से सी डी का बनना। ए बी आपके पास क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट का बनना, वो कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स रिएक्शन। यानी सी डी से ए बी का बनना रिवर्स रिएक्शन, ए बी से सी डी का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 2 हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कब ज़्यादा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन कब ज़्यादा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास तभी ज़्यादा होगा जब आपके पास ए और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर आपके पास ए बी ज़्यादा है तभी तो वो सी डी बनाएगा, रिएक्टेंट खुद ही ज़्यादा है तभी प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनना। अगर ए बी खुद ही कम है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगा। जब ज़्यादा नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होगा? कम बनेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा है, रिवर्स रिएक्शन तब ज़्यादा होगा अगर आपके पास सी प्लस डी की कंसंट्रेशन क्या हो? ज़्यादा हो। यानी अगर आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, आपके पास वही वाटर और आइस की एग्जांपल ले ले। अगर आपके पास वाटर ज़्यादा है, वाटर को रिएक्टेंट ले ले, वाटर को आप रिएक्टेंट ले लें और आइस को आप प्रोडक्ट ले लें। अब वाटर से आइस का बनना कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड। आइस से दोबारा से वाटर का बनना कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स। अगर आपके पास वाटर ज़्यादा है तो आइस ज़्यादा बनेगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, आगे की तरफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, आइस ज़्यादा बनेगा।
अगर आपके पास आइस ज़्यादा है तो रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा बनेगा। यही आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस। अब यहाँ पे रिएक्टेंट सब्सटेंस का हर किस मतलब नहीं है, रिएक्टेंट की बात हो रही है। रिएक्टेंट सब्सटेंस का मतलब है वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करें, वो प्रोडक्ट की भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट की भी हो सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उनके एक्टिव मासेस ज़्यादा है, तो आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हाई होगा। अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कंसंट्रेशन आपके पास हाई होगा। एक थर्ड मेथड से आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास, ये तो आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में, ये दुनिया एक नेचुरल रूल है कि आपके पास दुनिया की हर चीज़ हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ जाती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। दुनिया की हर चीज़ हाई कंसंट्रेशन से जाती है लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब देखिए, अगर आपके पास हाई कंसंट्रेशन से दुनिया की हर चीज़ जाती है लो कंसंट्रेशन की तरफ, अगर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट क्या होंगे, कम ही होंगे ना। रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट कम होगा। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, हाई है, तो रिएक्टेंट किस तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई हो गई तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो होगी, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन। अगर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम थी। रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी CD की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये किस तरफ आएगा, AB की तरफ आएगा, तो कौन सा रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिवर्स रिएक्शन। जो चीज़ बढ़ जाएगी वो अब दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। यही आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए, एक्टिव मासेस या कंसंट्रेशन को हम इस तरह ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चैप्टर में आपको जहाँ भी ये ब्रैकेट नजर आ जाए, इसका मतलब है ये मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मासेस की बात हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है एक्टिव मासेस पे। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट सब्सटेंस के। अब रिएक्टेंट सब्सटेंस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट में उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर उनकी कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा है तो आपके पास फॉरवर्ड है या रिवर्स रिएक्शन है वो भी हाई होगा। अगर उनकी कंसंट्रेशन लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, स्लो होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इसका मतलब है, अभी जो एक्सप्लेनेशन दी है इसका मतलब है, अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग करें, मैथमेटिकली अगर इसको मैथमेटिकली करें तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, A प्लस बी जो C प्लस D में जा रहा था, ये कौन सा रिएक्शन था, फॉरवर्ड, और ये आपके पास कौन सा रिएक्शन था, रिवर्स। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपके पास AB की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये रिएक्शन किस तरफ ज़्यादा जाएगा, आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना ही फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तभी ज़्यादा होगा जब आपके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किस चीज़ की, A और B की। आपके पास रिवर्स रिएक्शन कब ज़्यादा होगा, आपके पास रिवर्स रिएक्शन कब ज़्यादा होगा, जब आपके पास कंसंट्रेशन किस चीज़ की ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा वापस पीछे जाएगा। तो आपके पास किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या लिया हमने, CD। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मासेस। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है K, तो ये हो जाएगा KAB। जब आपने रिवर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो यहाँ पे भी आ जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा C/D। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपके पास ये हो जाएगा फॉरवर्ड
रिवर्स रिएक्शन को अगर आप कंपेयर कर ले, सॉरी, अगर इनको कंपेयर कर ले तो एक साइड पे आप एक रिएक्शन कर ले, दूसरे साइड पे दूसरा लिखते, ये हो जाएगा के ए बी, ये हो जाएगा के सी डी। अच्छा यहाँ पे देखें आपके पास ये जो कांस्टेंट आपने यूज़ किया ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यूज़ किया, तो इसके साथ आप छोटा सा एफ लिख लें फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो आपने यूज़ किया ये रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो इसके साथ आप आर लिख लें। अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों रिएक्शन को आपने क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। अब ये आपके पास है के एफ और ये आपके पास है के आर, तो ये के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हो जाएगा के एफ डिवाइडेड बाय के आर इक्वल टू, ये ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड सी डी और इक्वल डिवाइडेड बाय ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये जो के एफ के आर एक आपके पास होता है जिसे कहा जाता है के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये के सी इक्वल होता है, के सी आपके पास इक्वल होता है के एफ डिवाइडेड बाय के आर, तो यहाँ पे आपके पास यही चीज़ आ गई, फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रिवर्स रिएक्शन, तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं के सी, और ये इसी तरीके से, तो ये के सी आपके पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि के सी आपके पास इक्वल है concentration of C, concentration of D divided by concentration of A into concentration of B।